नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के सीरीज को लेके आए हैं और बाकी फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के जो पार्ट से क्वेश्चन चल रहे थे आईटीसीएस में, वहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर को। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न बहुत चुनिंदा है। तो पहला जो प्रश्न है, लॉज ऑफ मोशन एंड थियरी ऑफ ग्रेविटेशन वर गिवन बाय इन एंशिएंट इंडिया। कह रहा है प्राचीन भारत में थियरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, वो लॉ ऑफ मोशन गति का जो नियम है, ये प्राचीन समय में किसके द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि हम लोग वर्तमान समय के हिसाब से अगर देखें तो लॉ ऑफ मोशन और थियरी ऑफ ग्रेविटेशन में बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट का नाम हम देखते हैं, लेकिन प्राचीन समय के आधार पर अगर देखें तो महर्षि कणाद जो है वो एंशियंट फिजिसिस्ट माने जाते हैं, भौतिक शास्त्री माने जाते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महर्षि कणाद ने बहुत काम किया है। और आपको ये भी मालूम होगा कि महर्षि कणाद एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने परमाणु और परमाणु के सिद्धांतों पर भी अपने प्रिंसिपल्स और लॉज दिए हैं। तो लॉ ऑफ मोशन और थियरी ऑफ ग्रेविटेशन एंशियंट इंडिया में महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया है। जहाँ तक हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में, तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख लें तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में हम महर्षि अगस्त का नाम भी देख रहे हैं। महर्षि अगस्त को साउथ इंडिया का सेंट कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा था, और अगर ध्यान से देखें तो इनका जन्म काशी में हुआ था और उसके बाद ये दक्षिण भारत में जाकर के बस गए थे। इनके विषय में बहुत सारी कथाएं भी प्रचलित हैं कि इन्होंने समुद्र को अपनी अंजलि में भर कर पी लिया था और विंध्याचल पर्वत को इन्होंने झुका दिया था। इन्हें हम एंशियंट इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज के लिए जानते हैं। तो एंशियंट इंडिया के साइंटिस्ट में महर्षि अगस्त, इनका नाम भी बहुत फेमस है, क्योंकि बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर महर्षि अगस्त ने काम किया था। कपिल मुनि के विषय में कहा जाता है कि कपिल मुनि सांख्य फिलॉसफी या सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, जिसके विषय में आप लोग सठ दर्शन यानी 6 दर्शनों में पढ़ चुके हैं। और ऋषि अंगिरा के विषय में ये बात कही जाती है कि वो डिवाइन नॉलेज के एक टीचर थे। ऐसा कहा जाता है कि ये अग्नि के अवतार थे, दैट इज वाई इनका नाम अंगिरा है। और एक चीज ये भी कही जाती है कि ये एक मीडिएटर के तौर पर काम करते थे ईश्वर और मनुष्य के बीच। तो ये कुछ जानकारी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी ऑप्शंस में अगला क्वेश्चन उठाते हैं, विच एंशियंट टेक्स्ट हैज रेफरेंसेस फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड सेंट्स। देखिए हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं अलग अलग बुक्स, अलग अलग एंशियंट स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट के, कि कौन सी चीज एंशियंट टाइम में किस बुक में मिली है। तो अगर ध्यान से देखें तो आपके ऑप्शन के तौर पर बृहद संहिता है, अथर्ववेद है, रस रत्नाकर है और अष्टाध्यायी है। तो अगर हम बात करें परफ्यूम और सेंट्स के बारे में, परफ्यूम कैसे बनेगा, सेंट्स कैसे बनेंगे, कितने तरह की कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, अगर इसके विषय में जानकारी की बात करें तो इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो बृहद संहिता कहा जाता है। बृहद संहिता वाराहमिहिर ने लिखा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो बृहद संहिता में कई चीज़ें आती हैं, जिसमें आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, जिसमें प्लानिटरी मोशंस के बारे में बात होती है, टाइम कीपिंग के बारे में बात होती है, एस्ट्रोलॉजी, डिफरेंट सीजन के चेंजेस, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, जेम्स, ज्वेल्स, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और सेंट्स या परफ्यूम्स। तो परफ्यूम्स के बारे में जिस बुक में, जिस एंशियंट टेक्स्ट में जानकारी मिलती है वह है बृहद संहिता। अथर्ववेद के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अथर्ववेद 4 वेदों में से एक मानी जाती है, सबसे अंतिम वेद माना जाता है, और इसमें स्पेल्स, मैजिक, माया, इल्यूजन, इन चीज़ों के विषय में बात होती है। रस रत्नाकर ये एंशियंट पीरियड की केमिस्ट्री पर आधारित, रसों पर आधारित एक पुस्तक है। तो रस रत्नाकर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में हम देखते हैं। और अष्टाध्यायी, अगर हम अष्टाध्यायी की बात करते हैं
तो अष्टाध्यायी अपने आप में एक पुस्तक है जिसे पाणिनि ने लिखा था। तो ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। तो ये प्रश्न अगर हम देखें तो बहुत चीजें इसमें हमें मिल जा रही हैं। तो बृहद संहिता के अंदर बहुत सारी चीजों के विषय में उल्लेख है। अथर्ववेद, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रस रत्नाकर, रसों से संबंधित, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र से संबंधित, और अष्टाध्यायी व्याकरण संस्कृत व्याकरण से संबंधित। अगला प्रश्न लेते हैं। डाइंग सिस्टम इज मेंशन्ड इन। डाइंग सिस्टम, देखिए डाइंग का मतलब यहाँ पर रंगाई से है। तो कपड़ों को रंगने की जो प्रक्रिया है, कपड़ों को बांधने और बांध कर रंगने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम टाई एंड डाई कहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर हमें दिखाई देती है? तो रामायण में। तो ऐसा कहा जाता है कि रामायण में हम रत्न, आभूषण, पोशाक, शिल्प और शस्त्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में हमें रंगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उनके प्रभाव के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, और कैसे हम रंगों के द्वारा किसी चीज को रंग सकते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। रस शास्त्र, जिसे रस रत्नाकर के रूप में हम देखते हैं, तो रस शास्त्र एक केमिस्ट्री के ऊपर आधारित पुस्तक है। और ऋग्वेद, जिसे हम वेदों में सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुबनी, अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग, इज पॉपुलर इन। तो ये प्रश्न आपके चौथे और पांचवें यूनिट से उठाए जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ये पेंटिंग से रिलेटेड है, पेंटिंग्स इन इंडिया। तो वहां से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मधुबनी जो है वो, जो कि एक क्षेत्रीय पेंटिंग की शैली है, वो कहाँ पर प्रचलित है? तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें चार ऑप्शन हमें दिख रहे हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो मध्य प्रदेश के विषय में कहा जाता है कि मंडाना पेंटिंग, जिसे हम मंडाना कहते हैं, मध्य प्रदेश में मंडाना पेंटिंग फेमस मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में पेंटिंग्स के लेवल पे तो चीज़ें कम फेमस हैं, लेकिन मीनाकारी और जरदोजी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ कुछ जगहों पर, जैसे वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, तो यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर कपड़ों से संबंधित चीज़ें होती हैं। वाराणसी में बनारसी साड़ी, और लखनऊ जैसी जगह पे चिकनकारी और इस तरह की चीज़ें फेमस हैं। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में सोहराई नामक वॉल पेंटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि वहाँ की फेमस पेंटिंग है। और अगर हम बात करें मधुबनी पेंटिंग की, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बिहार है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। द फेस्टिवल जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ। जल्लीकट्टू जो त्योहार है वो किससे संबंधित है? विशु, शिवरात्रि से, पोंगल से और ओणम से। तो ये त्योहारों से क्वेश्चन उठाया गया है। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, वहां से ये क्वेश्चन है। तो फेस्टिवल्स और फेयर्स से क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? तो जल्लीकट्टू का संबंध पोंगल, जो एक दक्षिण भारत का त्योहार है, दक्षिण भारत का एक पर्व है, उससे संबंधित है। और इसमें बहुत सारे जो गाय और बैल हैं, इन्हें जो है एक साथ रेस के रूप में दौड़ाया जाता है, और इसके साथ लोग भी उन गायों और भैंसों के साथ, उन गायों और पशुओं के साथ लोग भी जो है दौड़ते हैं। तो जल्लीकट्टू की ये प्रथा जो है फेमस है वहां पे। तो पोंगल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो पेंटिंग के फील्ड में बहुत प्रसिद्ध है? तो अगर हम देखें चार नामों को, तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है ये एक वायलिनिस्ट हैं, यानी ये वायलिन बजाते हैं। दक्षिण भारत के एक बहुत अच्छे वायलिन बजाने वाले कलाकार हैं। दूसरा जो नाम है आपके सामने वो राम किंकर, इनका पूरा नाम राम किंकर बैज है, और ये एक मूर्तिकार हैं। तीसरा जो नाम है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा के बारे में कहते हैं 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में राजा रवि वर्मा एक ऐसे पेंटर रहे जिन्होंने बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाई। और इनको अगर देखें तो ये दक्षिण भारत के एक ऐसे पेंटर हैं जो त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। तो राजा रवि वर्मा एक पेंटर हैं। परवीन सुल्ताना की जहाँ तक बात करें तो परवीन सुल्ताना एक सिंगर हैं, हिंदुस्तानी सिंगर, एक क्लासिकल में गाने वाली सिंगर हैं।
तो अगर हम इन 4 नामों को देखें तो इन 4 नामों में राजा रवि वर्मा ही पेंटर के रूप में हमें दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न उठाते हैं, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज, कह रहा है निम्नलिखित में से, इन 4 ऑप्शंस में से सबसे पुराना हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक का जो फॉर्म है, जो कंपोजिशन है, वो कौन सा है? ठुमरी, गजल, ध्रुपद और टप्पा। तो अगर ध्यान से देखें तो क्लासिकल सिंगिंग के लेवल पे हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में जो सबसे पुराना कंपोजिशन है उसे ध्रुपद कहते हैं। ठुमरी ये बहुत बाद में आने वाली चीज़ है। गज़ल जो कि सूफ़ी और उर्दू वाले फील्ड से आ रही है। टप्पा, टप्पा एक तरह का गायन की शैली है जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में गीतों को प्रस्तुत करते हैं। तो ठुमरी, गज़ल और टप्पा ये आंसर नहीं है। राइट आंसर है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज ध्रुपद। अगला प्रश्न है, द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट्स स्टोरीज ऑन। देखिए, हम लोग अजंता और एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चित्र दीवारों पर बनाए गए हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं दीवारों पर बनी हैं गुफाओं के अंदर। तो वहाँ पर प्रश्न ये है कि अजंता में बनी हुई, अजंता की गुफाओं में बनी हुई जो पेंटिंग्स हैं वो पेंटिंग्स कौन सी स्टोरी के बारे में बताती हैं? ऑप्शन के रूप में अगर देखें तो महाभारत, जातक, पंचतंत्र और रामायण। तो ऐसा कहा जाता है कि अजंता में जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो सारी की सारी ज़्यादातर रामायण और महाभारत से एसोसिएटेड हैं, लेकिन उनमें भी अगर अधिकता देखें तो सबसे ज़्यादा हमें जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो महाभारत के प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर है महाभारत। जातक, जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो ये बात हम लोगों ने पहले भी करी है अपने बाकी यूनिट्स और सेक्शंस में कि जब हम जातक कथाओं की बात करते हैं तो वो बुद्ध से संबंधित हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित हैं और उनके जन्म और कई पूर्व जन्मों के विषय में बात होती है वहाँ पर। पंचतंत्र, पंचतंत्र एक प्राचीन मॉरल पर आधारित स्टोरी बुक है जिसे विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। और विष्णु शर्मा नाम से आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल नवीन कोई लेखक होंगे। ये बहुत पुराने, बहुत प्राचीन समय के लेखक के रूप में हम विष्णु शर्मा को जानते हैं। रामायण, रामायण की अगर जहाँ तक बात करें तो वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन इसकी स्टोरी को हम अजंता की गुफाओं पर नहीं देखते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका महाभारत है। अगला प्रश्न है, विच बुक इज कंसिडर्ड द बाइबल ऑफ ड्रामा इन थिएटर इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में कौन सी पुस्तक ऐसी है जो ड्रामा और थिएटर के मामले में बाइबल मानी जाती है, या फिर बाइबल का जो रेफरेंस यहाँ पे जो वर्ड बाइबल वर्ड उठाया गया है वो इसलिए उठाया गया है क्योंकि कौन सी बुक ड्रामा और थिएटर की ओरिजिन के बुक में, ओरिजिन के रूप में हम देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ड्रामा और थिएटर, रंगमंच की जितनी चीज़ें हैं, कला, प्रदर्शन, परफॉर्मिंग आर्ट, यानी ये जो प्रदर्शन वाली जो कला है, उन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम नाट्य शास्त्र का एग्जाम्पल लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र एक ऐसी बुक है, नाट्य शास्त्र एक ऐसी बुक है जिस बुक को हम ड्रामा और थिएटर के बाइबल के रूप में देखते हैं एंशिएंट इंडिया में। तो नाट्य शास्त्र को लिखने का जो काम है वो कपिल मुनि ने किया है और इसमें ड्रामा और डांस के विषय में ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। तो नाट्य शास्त्र अपने आप में एक कंप्लीट बुक है जिसे भरत मुनि ने लिखा है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है। जहाँ तक अभिनय दर्पण की बात करते हैं तो अभिनय दर्पण नंदकेश्वर द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है जो थिएटर पर है, जो परफॉर्मिंग प्लेस पर है। अगर हम कुमार संभवम की बात करेंगे तो कुमार संभवम संस्कृत में लिखी हुई एक एपिक है कालिदास की। और अगर नट सूत्र की बात करें तो नट सूत्र भी परफॉर्मिंग आर्ट पर लिखी हुई एक पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा है। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ नाट्य मंडप अकॉर्डिंग टू द भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार कौन सा ऐसी चीज है जो नाट्य मंडप का प्रकार नहीं है? तो भरत मुनि के विषय में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। नाट्य शास्त्र ड्रामा और थिएटर पर लिखी हुई एक पुस्तक है
और इससे नाट्य शास्त्र को लिखने का जो काम है वो भरत मुनि ने किया है। तो भरत मुनि ने कुल 3 प्रकार के मंडपों की बात की है, जिसको हम देख सकते। पहला जो मंडप का प्रकार है वो विकृष्ट मंडप है, दूसरा जो मंडप है वो चतुरस्र मंडप है, और तीसरा जो मंडप है वो त्रयश्र मंडप है। तो विकृष्ट मंडप ये राइट है, चतुरस्र मंडप ये राइट है, और त्रयश्र मंडप ये भी राइट है। लेकिन विक्रमार्षोयम ये एक पुस्तक है जिसे हम कालिदास से एसोसिएट करते हैं और भास से एसोसिएट करते हैं। संस्कृत की एक पुस्तक है, ठीक। तो ये संस्कृत में लिखी हुई एक पुस्तक है, तो ये नाट्य शास्त्र से संबंधित नहीं है और नाट्य मंडप के विषय में जानकारी नहीं देती। अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसे संस्कृत में लिखा गया है और अश्वघोष ने लिखा है। तो आपके ऑप्शन के रूप में सरीपुत्र प्रकरण, नागानंद, रत्नावली और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अगर ध्यान से देखें तो सरीपुत्र, अच्छा सरीपुत्र कौन थे? तो भगवान बुद्ध के जितने भी प्रमुख शिष्य हुए उन सभी प्रमुख शिष्यों में एक शिष्य थे शरीपुत्र। तो सरीपुत्र के प्रकरण यानी सरीपुत्र से संबंधित बौद्ध धर्म के विषय में जो पुस्तक लिखी गई है वो सरीपुत्र प्रकरण है। दूसरी जो पुस्तक है जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है नागानंद। तो नागानंद जो है ये एक ड्रामा है जो राजा हर्ष या कवि हर्ष द्वारा लिखी गई है। रत्नावली एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महारानी रत्नावली और उदयन राजा जो है उसके विषय में पूरी कथा है और ये हर्ष ने लिखी है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि आप जानते हैं कालिदास द्वारा लिखी गई है। तो सरीपुत्र जो है, सरीपुत्र कौन थे? सरीपुत्र भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अश्वघोष एक ऐसा व्यक्ति था जो बुद्धिस्ट लिटरेचर को प्रोपोगेट करने वाला पर्सन था। तो इसका राइट आंसर है सरीपुत्र प्रकरण। सरीपुत्र प्रकरण इज द मोस्ट एंशिएंट क्लासिकल संस्कृत प्ले रिटन बाय अश्वघोष। अश्वघोष द्वारा लिखी गई सबसे प्राचीन जो पुस्तक है वो सरीपुत्र प्रकरण है। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एटिमोलॉजी। ये प्रश्न है वेदांग से। जब हम वेद पढ़ रहे थे तो वेद पढ़ते समय हम लोगों ने ये देखा कि वेद के कितने भाग होते हैं, वेद के कितने हिस्से होते हैं। तो वेद को 6 अलग अलग अंगों में हम देख सकते हैं। वेद को के 6 अंग बताए गए। तो अगर उन 6 अंगों को देखें तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ये यहाँ पर 4 अंग हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रश्न है एटिमोलॉजी से संबंधित कौन सा है। अब ये एटिमोलॉजी क्या होता है? तो कहते हैं एटिमोलॉजी जो है ये वर्ड्स के फॉर्मेशन, वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन, वो वर्ड कैसे बन रहे हैं यानी शब्द विन्यास, शब्द संरचना और शब्द के अर्थ, इसको एटिमोलॉजी कहते हैं। तो एटिमोलॉजी से रिलेटेड कौन सा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त और व्याकरण। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा रिलेटेड है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी से, यानी उच्चारण और सही तरीके से शब्दों को उठाना। और अगर हम कल्प की बात करें तो कल्प रिचुअल्स या राइट्स से रिलेटेड हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं। निरुक्त की बात करते हैं तो निरुक्त ही एटिमोलॉजी से रिलेटेड है। और व्याकरण जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो वेद के 6 अंग बताए गए जिसमें से एटिमोलॉजी जो है वो रिलेटेड है निरुक्त, यानी निरुक्त को ही हम एटिमोलॉजी के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हम कौन सी चीज को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते थे। अभी इसका कुछ कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्या चीजें यूज होती थी। दूसरा, बिजनेस, ट्रेड, वाणिज्य, इन सारी चीजों में हड़प्पा सभ्यता में क्या इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रोंज या मेटल की मूर्तियां, स्टोन, पत्थर की मूर्तियां
टेराकोटा या फिर सील। सील यहाँ पर जो शब्द है, सील का अर्थ है मुहर। तो अभी भी हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी व्यापारिक लेन देन या व्यापारिक चीजें होती हैं वो या तो सिग्नेचर के बेसिस पे होती हैं या फिर मुहर के आधार पर होती हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, उन कॉमर्शियल एक्टिविटीज को करने के पीछे जो 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 बात आती थी वो सील यानी मुहर। तो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती थी तो वो मुहर के साथ होती थी। तो ये जो आंसर है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया है सील से, क्योंकि आपके आपके 5th यूनिट में सील्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात की गई है, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया। अगला क्वेश्चन है कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन। मेटल, अच्छा देखिए कॉइन्स के बारे में, जितने भी मेटल हैं और जितने भी कॉइन्स हैं, यानी ये क्वेश्चन मेटलर्जी से है और कॉइन्स से रिलेटेड है। तो मेटलर्जी और कॉइन्स दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। धातु के गलाए जाने और धातु के किस तरह से प्रयोग की बात हम करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, यानी मेटल से बने हुए जो सिक्के हैं वो पहली बार कब हमें सामने मिले, कब हमें दिखाई दिए। तो लेटर वैदिक एज में, बौद्ध पीरियड में, एज ऑफ मौर्याज मौर्य लोगों के पीरियड में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय ही सबसे पहली बार मेटल यानी धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन एज ऑफ बुद्धा। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया। भारत के अंदर किस क्षेत्र में पहली बार मेटेलिक कॉइन का इस्तेमाल हुआ। ऑप्शन के रूप में हिमालयन रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू में, बिहार और ईस्टर्न यूपी में, द इंडो गैग्नेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, भारत के गंगा के समतल क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऊपर के क्वेश्चन के ऑप्शन से मैच करता है, एज ऑफ बुद्धा। जब हम बुद्ध भगवान की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के समय ही हमने सबसे पहली बार कॉइन्स के विषय में, मेटल कॉइन्स के विषय में जानना शुरू किया और वहाँ हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बिहार और यूपी, क्योंकि भगवान बुद्ध का क्षेत्र जो है वो बिहार और यूपी रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, बिहार एंड यूपी है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। धौलावीरा निम्न में से कौन सी चीज के लिए फेमस था। तो आपके जितने भी यूनिट हैं, जितने भी यूनिट में टॉपिक हैं, उसमें से एक टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया ये एंशियंट पीरियड में भी हम देखते हैं। यही कारण है कि हमें बड़े स्नानागार और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जहाँ विभिन्न प्रकार की बावड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के कुएं और प्राचीन जल के स्रोत और उसके संग्रह से संबंधित चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, धौलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा धौलावीरा में फेमस माना जाता है, या फेमस धौलावीरा क्यों था। धौलावीरा क्यों फेमस था, रॉक कट आर्किटेक्ट के लिए, यानी पत्थर को काट करके कलाकृतियां बनाने के लिए, सी पोर्ट समुद्री या समुद्र के द्वारा व्यापार और बंदरगाह के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, और पॉटरी के लिए। तो इसका राइट आंसर है कि धौलावीरा को हम वाटर कंजर्वेशन के लिए जानते हैं, क्योंकि वहाँ धौलावीरा में जो नगर विन्यास की व्यवस्था थी उसमें हर घर में और हर घर के आसपास वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके लिए कालीबंगा फेमस है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली बार चूड़ियों का प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए कालीबंगा फेमस नहीं है, सी पोर्ट के लिए नहीं है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए नहीं, लेकिन पॉटरी के लिए फेमस है। यानी अलग अलग तरह से बर्तनों का निर्माण करना और उसी बर्तन के निर्माण की पद्धति से विभिन्न प्रकार के रत्न, विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण करना भी शामिल होता है। तो कालीबंगा में हमें पॉटरी यानी बर्तनों को पकाकर बनाए जाने की जो व्यवस्था है और मिट्टी के
जो बर्तन हैं टेराकोटा या बाकी और सारी चीज़ें जो हैं उसको कैसे हम इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर कालीबंगा का एग्जाम्पल हम लेते हैं पॉटरी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसे हम फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी प्राचीन समय में जो शिलालेखों की बात हम करते हैं कि जो शिलालेख का काम शुरू किया, किसने पत्थरों पर लिखवाने का काम शुरू किया, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। तो ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने पत्थरों पर उस समय से संबंधित चीज़ों को, अपने अपने उपलब्धियों को, अपनी कृतियों को शिलाओं पर लिखवाने का काम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट ऑफ द सन। ये क्वेश्चन उठाया गया है मैथमेटिक्स इन इंडिया से, क्योंकि मैथमेटिक्स इन इंडिया के साथ साथ ये क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया का भी है कि कौन सा ऐसा इंडियन एस्ट्रोनॉमर था जिसने ये कैलकुलेट किया था कि अर्थ की ऑर्बिट से सन की ऑर्बिट में जाने में कितना टाइम लगता है। तो इस टाइम कैलकुलेशन का काम सबसे पहले किसने किया, तो आर्यभट्ट ने, वेद भटनागर ने, भास्कराचार्य ने और विशु देवतमपी। तो इसका सही आंसर है भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य को हम जानते हैं एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर के तौर पर जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी और कैसे हम उसकी ऑर्बिट, यानी कैसे हम उसके चारों तरफ एक चक्कर की बात करते हैं, तो ये चक्कर कैसे पूरा होता है, कितने टाइम में पूरा होता है, ये सब के विषय में भास्कराचार्य ने सबसे पहली बार बताया। अगला क्वेश्चन है फेस्टिवल्स से, अगला क्वेश्चन मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। आपके टॉपिक्स में मार्शल आर्ट का भी पार्ट है। तो इंडिया में एंशियंट सिस्टम ऑफ मार्शल आर्ट क्या रहा है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज कलरीपयट्टू। तो कलरीपयट्टू क्या है, तो ऐसा कहा जा रहा है, आपके ऑप्शन के तौर पर अगर देखें तो कलरीपयट्टू क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। इट इज़ एन एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म। क्या भगवान शिव की भक्ति से संबंधित ये कोई संप्रदाय है। इट इज़ एन एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क। क्या धातु से संबंधित, यानी तांबे और कांसे से संबंधित कोई बर्तन बनाने की कला या व्यवस्था है। इट इज़ द एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस एंड ड्रामा। क्या ये कोई डांस एंड ड्रामा का एंशियंट फॉर्म है। इट इज़ एन एंशियंट मार्शल आर्ट। क्या ये एंशियंट मार्शल आर्ट है, तो इसका राइट आंसर है हाँ। कलरीपयट्टू दक्षिण भारत में हजारों सालों पहले मार्शल आर्ट की एक टेक्निक है, आत्मसुरक्षा की एक टेक्निक है जिसका प्रयोग हमारे ऋषि मुनि करते थे, और उन ऋषि मुनियों ने इस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाया। इसी व्यवस्था का अनुपालन बौद्ध लोगों ने किया, और जब बौद्ध लोग दूसरे देशों में गए तो वहाँ पर इस कलरीपयट्टू की जो शिल्प की व्यवस्था है, मार्शल आर्ट की जो प्रथा है, इसको लेकर के गए। अब यही कारण है कि हमें दूसरी कंट्रीज में मार्शल आर्ट के अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती हैं, वो अलग अलग सब मार्शल आर्ट के फॉर्म हैं, वो सारे इंडियन ओरिजिन हैं। और ये कलरीपयट्टू सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट की टेक्निक मानी जाती है। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन सीरीज में आपको पहले से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे, और 4th और 5th यूनिट को, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में और पिछले सेट्स में भी मैंने बात कही थी कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो 4th और 5th यूनिट से रिलेटेड हैं, तो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो पाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे की वीडियोस में भी। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो और कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।